हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार मिश्रा अंश 5G एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम विकास एवं संसाधन पढ़ा रहे थे, उसी के क्रम में कल हम भूमि की विशेषताएं हमने पढ़ा दिया था। उस आधा आज में पढ़ाना है भूमि संसाधन का महत्व। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भूमि संसाधन का महत्व। भूमि संसाधन के महत्व में हमारी पहली हेडिंग है मनुष्य के जीवन का आधार। क्या है? मनुष्य के जीवन का आधार। मनुष्य के जीवन का आधार। मनुष्य बिना भूमि के मनुष्य के जीवन की क्रियाकलाप तथा मनुष्य का जीवन असंभव है। मनुष्य की जितने भी क्रियाएं होती हैं वो भूमि पर ही होती हैं। जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, खाना पीना, कृषि करना, सब किस पर होती है? भूमि पर होती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना भूमि के मनुष्य का जीवन असंभव है। हमारी इसी क्रम में दूसरी हेडिंग है आर्थिक विकास का आधार। दूसरा क्या है? आर्थिक विकास का आधार। आर्थिक विकास का आधार। किसी भी देश का विकास वहां पर उपस्थित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। जैसे वनस्पति हो गई, खनिज हो गई, वनस्पति, खनिज, मत्स्य पालन, कृषि, ये सब क्या हमारे आर्थिक विकास का आधार है। ये जितने ही अधिक होंगे उस देश का आर्थिक विकास तेजी से उतना ही होगा जितने देश में जितनी अधिकता से पाए जाएंगे। तो हमारा तीसरा पॉइंट है प्राथमिक उद्योगों का विकास। क्या है? प्राथमिक उद्योगों का विकास। प्राथमिक उद्योगों का विकास। भूमि क्या है? प्राथमिक उद्योगों का विकास करती है। जैसे हम कृषि करते हैं, क्या है? कृषि एक प्राथमिक कृषि हुई, और कृषि से रिलेटेड जितने भी उद्योग स्टार्टअप हुए उसका प्राथमिक आधार क्या है? कृषि है। क्योंकि जब तक कृषि नहीं होगी तब तक उस उद्योग का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए चीनी मिल हमारे यहाँ लगी है, तो हमारे यहाँ क्या होगा? गन्ने की खेती हो रही होगी तभी हमारे यहाँ चीनी मिल लगी है। कहीं जहाँ पर गन्ने की खेती नहीं होगी क्या वहाँ पर चीनी मिल लग सकती है? अरे लगाना चाहते हो आप लगा दीजिए, लेकिन क्या आप लॉस ही लॉस खाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो जहां पर जिसका प्राथमिक जहां पर जितने उसके प्राथमिक रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड जो उद्योग हैं, संसाधन उपलब्ध रहेंगे जहां पर, वहां पर उतने उसका उससे संबंधित उद्योगों का विकास वैसा होगा। जैसे जहां पर लोहा निकलता होगा वहां पर लोहे से संबंधित हमारे उद्योग लगे होंगे। हमारा चौथा था व्यापार का आधार। व्यापार का आधार। भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसका? उत्पादन का। भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, और बिना किसी उत्पादन के कोई भी व्यापार संभव नहीं है। बिना उत्पादन के व्यापार संभव नहीं है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर भूमि नहीं है तो किसी का व्यापार कहाँ होगा? मतलब भूमि नहीं रहेगी तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो हम व्यापार कहाँ से करेंगे? हमारा पांचवा पॉइंट इसी के संबंध में है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन। लेकिन उससे पहले हम व्यापार के आधार कर देखते हैं। जिस देश में जितना अधिक किसी चीज का या संसाधनों का उत्पादन जितना अधिक होगा उस व्यापार का आर्थिक विकास तथा व्यापार उतना ही अधिक होगा। अब देखते हैं हम शक्ति संसाधन।
हमारे कुछ शक्ति संसाधन जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, उसका स्रोत क्या है? भूमि है। तेल, कोयला, स्रोत क्या है इसके? इसके स्रोत भूमि है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे शक्ति का संसाधन है। छठा पॉइंट है हमारा इसी के संबंध में, परिवहन संचार साधनों का विकास। क्या है? परिवहन संचार साधनों का विकास। तो देखते हैं, परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। साधनों का विकास, ये हमारा लास्ट फाइनल पॉइंट है, परिवहन तथा संचार साधनों का विकास। भूमि हमारे बहुत से परिवहनों तथा संचार साधनों का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे रेलगाड़ी हो गई, रेलगाड़ी की पटरी हो गई, स्टेशन हो गए, सब क्या है भाई? परिवहन से संबंधित कुछ ना कुछ है। संचार क्या? डाक तार, वो कहाँ पर ही थी? हमारे भूमि पर ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह परिवहन तथा संचार साधनों के विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स का। पहले क्या? यह मनुष्य के जीवन का आधार है, इसके बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे आर्थिक विकास का आधार, और दूसरा आर्थिक विकास का आधार है। और तीसरा हम देखते हैं प्राथमिक उद्योगों का विकास, यानी कि जितने भी प्राथमिक उद्योग हैं उनके विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यापार, और चौथा हमारा व्यापार का आधार। बिना भूमि के हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। एक तरीके से असंभव भी है। अगर उत्पादन नहीं होगा तो व्यापार कहाँ से होगा? शक्ति संसाधन से बहुत से हमारे शक्ति संसाधनों का स्रोत हमारी भूमि ही है। हमारा छठा पॉइंट है परिवहन संचार साधनों का विकास। या हमारे परिवहन संचार साधनों का एक डेवलप करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि संसाधन का महत्व पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत में भूमि सुधार। अब भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य तथा उपाय हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उद्देश्य तथा उपाय। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं भूमि सुधार है क्या। भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने से। क्या? बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने से। क्या? बंजर प्लस उपजाऊ। भूमि सुधार से हमारा तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने से। हम देखते हैं भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य या उपाय। क्या देखते हैं? उद्देश्य या उपाय। उद्देश्य या उपाय। उद्देश्य या उपाय में हमारा पहला वो है कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं उसकी पीएच अम्लीयता को संतुलन में रखना। किसकी? पीएच मान को। हम उसके कोशिश करते हैं कि उसका पीएच मान हम संतुलन रख सके, अब पीएच मान से क्या होता है? मतलब हम उसकी अम्लीयता तथा खारेपन को न ज्यादा न कम होने दें, जिससे हमारी भूमि उपजाऊ बनी रहे। दूसरा हमारा था जैव रासायनिक तत्वों का संतुलन में करना। क्या? जैव रासायनिक तत्वों का संतुलन में रखना। जैव रासायनिक तत्वों का संतुलन। जब हम जैव तथा रासायनिक तत्वों का संतुलन करके रखेंगे भूमि, तो हमारी भूमि उतनी ही उपजाऊ रहेगी। हमारा तीसरा पॉइंट है वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना। किस भूमि में वनीकरण करना? वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना। तो उसे लिख लेते हैं, वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना। वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण।
इन सब के लिए हमारे देश में कुछ भूमि सुधार कार्यक्रम चला जाते हैं। क्या चला जा रहा है? भूमि सुधार कार्यक्रम, जो हमारे लिए उन कार्यक्रमों का नाम याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं हम उन कार्यक्रमों का नाम। हेडिंग हमारी क्या रहेगी? हैशटैग भारत भूमि सुधार कार्यक्रम। क्या रहेगी? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम। तो पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग रहेगी भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम। पहला हमारा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। क्या है? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। हम क्यों नाम बता रहे हैं? पहला हमारा होगा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम। पहला हमारा हो जाएगा बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। दूसरा हम होगा वृक्षारोपण कार्यक्रम। कौन सा? वृक्षारोपण कार्यक्रम। वृक्षारोपण कार्यक्रम। और तीसरा होगा रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। तीसरा क्या होगा? रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। उसे भी हम लिख लेते हैं। रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम। और हमारा चौथा नंबर होगा खारी भूमि विकास कार्यक्रम। कौन सा? खारी भूमि विकास कार्यक्रम। एक बार हम फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। भारत में भूमि सुधार। भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है? भूमि सुधार से तात्पर्य बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना है। उद्देश्य तथा उद्देश्य या उपाय, पीएच संतुलन रख सके उसका, कोशिश हम करते हैं कि उसका पीएच संतुलन रखे। जैव रासायनिक तंत्रों का संतुलन, वनस्पति रहित भूमि में वनीकरण करना। तब कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम तथा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला कार्यक्रम है बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, दूसरा है वृक्षारोपण कार्यक्रम, तीसरा है रेगिस्तानी भूमि विकास कार्यक्रम और चौथा है खारी भूमि विकास कार्यक्रम। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के बाद हम पढ़ते हैं मृदा संसाधन। अब मृदा संसाधन होते क्या है? चलो इसे हम देख लेते हैं। मृदा संसाधन होते क्या है? पृथ्वी की ऊपरी भूपरपट्टी को, यानी भूपरपट्टी जो पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी होती है उसे मृदा कहते हैं। क्या? पृथ्वी की ऊपरी परत को, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर होती है। इसकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर होती है तथा उसका निर्माण होने में किसका? मृदा का लाखों साल लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण में हमारी जो पहली वो क्या थे? जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाई गया एक विस्तृत क्षेत्र है तथा इसका भारत में जलोढ़ मृदा का परसेंट अगर भूमि में देखा जाए मृदा के प्रकारों में तो इसका 56.6% है। कितना? 56.6% केवल जलोढ़ मृदा ही है। आयु के आधार पर किसकी आयु के आधार पर इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, बांगर तथा खांगर। बांगर मृदा को हम पुरानी जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा भी। तथा खादर को हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह ब्रह्मपुत्र तथा गंगा द्वारा बनाई गई मिट्टी है तथा यह बहुत ही उपजाऊ होती है। और इसका क्षेत्रफल हम देखें तो यह राजस्थान से लेकर कहां से कहां तक लेकर? राजस्थान से लेकर
राजस्थान से लेकर गुजरात तक, और इसकी परसेंटेज उत्तर भारत है उसमें ज्यादा है। क्या जलोढ़ मृदा उत्तर भारत में अगर कोई मृदा पाई जाती है तो लगभग ज्यादा से ज्यादा जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। गुजरात राजस्थान से लेकर गुजरात तक जलोढ़ मृदा ही है। जलोढ़ मृदा का परसेंटेज अगर भारत में पूछ रहा है कि भारत में जलोढ़ मृदा का परसेंटेज कितना है, तो हम कहेंगे कि 56.6% मृदा में कुल जलोढ़ मृदा भी है। अब हम आते हैं काली मृदा। क्या काली मृदा, इसे हम कपास मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं। यह क्या होती है, इसका भारत में अगर इसका परसेंटेज हम देखें तो इसका परसेंटेज है 45.6%। कितना, 45.6% अगर भारत में कोई मिट्टी पाई जाती है तो क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके दो अलग नाम है, काले, इसका एक रेगुर मिट्टी भी इसे कहते हैं, हमें रेगुर मृदा भी कहते हैं, और कपास मृदा भी इसे हम कहते हैं। काली मृदा के बाद हमारी होती है लाल और पीली मृदा। इसका क्षेत्रफल, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल अगर भारत में देखा है तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 10.6%, 10.6% भौगोलिक क्षेत्र भारत में लाल और पीली मृदा का है। तथा यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में पाई जाती है। कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तथा अन्य राज्यों में भी पाई जाती है लाल और पीली मृदा। हमारा चौथा नंबर है लेटेराइट मृदा। यह ग्रीक शब्द के लेटर से बना है। इसके ग्रीक शब्द के लेटर से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। तथा यह इसका यह कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है। कौन? ये लेटेराइट मृदा। उसके बाद हमारे आता है मरुस्थलीय मृदा, जो विशेष मरुस्थल से है, तो आप जानते ही होंगे। हमारी मरुस्थलीय मृदा जो है उसका भौगोलिक क्षेत्र भारत में लगभग 4% है। कितना? लगभग 4% भौगोलिक क्षेत्र मरुस्थलीय मृदा का। तथा यह सामान्यतया राजस्थान जैसे राज्यों में पाई जाती है। कैसे राज्यों में? राजस्थान जैसे राज्यों में यह पाई जाती है। उसके बाद हमारा है वनीय एवं पहाड़ी मृदा। वनीय और पहाड़ी मृदा का लगभग जो परसेंट भौगोलिक क्षेत्र है 8% है। कितना? 8% वनीय एवं पहाड़ी मृदा का है। इसके सामान्यता जो राज्य है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये राज्य है। उसके बाद हमारी आती है लवणीय मृदा। कौन सी मृदा? लवणीय मृदा, जो विशेषतः ऊसर होती है। क्या होती है? लवणीय मृदा हमारी एक प्रकार की ऊसर मृदा है जो सामान्यतः गुजरात में पाई जाती है। कहाँ? जो लगभग गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद आती है पीट या जैविक मृदा। वर्षा की तेज बारिश तेज बारिश या तेज वर्षा द्वारा बनाई गई, बहाकर ले जाई गई, बनाई गई मिट्टी को हम पीट या जैविक मृदा कहते हैं। इसमें जैव पदार्थों का लगभग 40 से 50% जैव पदार्थ होते हैं। तथा यह सामान्यतः बिहार तथा उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ? बिहार तथा उत्तराखंड में। वैसे कल हम जो हमारी मृदा है हम आपको मैप के थ्रू पढ़ाने वाले हैं, जो आपको कुछ मिनटों में ही जुबान पर आपको मृदा रट जाएगी। तब मैंने जब आपकी पहली क्लास ली थी तो उसमें से मैप बताया था, तो उसमें बताया था कि ये मैप आप पढ़ लीजिए। आपको जो मैं सॉइल पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा ये। तो कल हम मैप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही चंद मिनटों में आपको मैप एकदम रटी की रटी रह जाएगी। और इससे भी अच्छी तरीके से, थ्योरी से भी अच्छी तरीके से मैंने कवर हेडिंग केवल की है आज आपकी जो बुक की हेडिंग से एनसीईआरटी की। लेकिन कल हम थोड़ा मैप से पढ़ेंगे। अभी तक हम जो मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, लगभग मैंने किसी भी मृदा का डिफिनेशन आपको नहीं बताया, क्योंकि कल हम मैप के थ्रू आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं मृदा का अपरदन एवं संरक्षण। मृदा का अपरदन क्या है? जो हमारी मृदा का दूसरा नाम आप जानते होंगे मिट्टी। मृदा एक कहेंगे जो मृदा का कटाव एवं बहाव है। क्या है? मृदा का जो कटाव तथा बहाव क्या है? वो हमारा अपरदन है। किसका? मृदा का।
मृदा का कटाव तथा बहाव मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन मुख्यतः हम देखें तो दो प्रकार के होते हैं। कौन? मृदा अपरदन मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानवीय कारण। पहला क्या होता है? प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण और हमारा दूसरा होता है मानवीय कारण। और ये जो हमारे हैं, और प्राकृतिक कारण हमारा था तो वायु अपरदन था, जल अपरदन। ये तो हमारे लगभग जो दो हैं। प्राकृतिक कारण भी दो प्रकार के होते हैं, वायु अपरदन तथा जल अपरदन। हमारे प्राकृतिक कारण वायु अपरदन तथा जल अपरदन। इसे एक बार देख लेते हैं। मृदा अपरदन की हमारी डिफिनेशन हुई मृदा कटाव तथा बहाव। हम क्या मृदा कटाव तथा बहाव को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मानवीय प्राकृतिक कारण तथा मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण भी दो प्रकार के होते हैं, वायु अपरदन तथा जल अपरदन। अब वायु अपरदन किसे कहते हैं? तेज आंधियों द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परपट तेज आंधियों द्वारा उपजाऊ भूमि तथा या पृथ्वी की ऊपरी परपटी को उड़ाकर ले जाना, ये क्या कहलाता है? वायु अपरदन कहलाता है। दूसरा हमारा होता है जल अपरदन। जब मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश किसे कहते हैं? हमारी बहुत ज्यादा तेज वर्षा होती है तो क्या होती है, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत क्या होती है? बह जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? जल अपरदन। यानी जल के द्वारा, मूसलाधार बारिश द्वारा मृदा को बहाकर ले जाने की प्रक्रिया को हम जल अपरदन कहते हैं। वायु द्वारा उड़ाकर ले जाने की मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को हम वायु अपरदन कहते हैं। अब हमारा आता है मानवीय कारण। मानवीय कारण में कोई मानव द्वारा अधिक खुदाई करना, चराई करना, तब वनों की कटाई करना, ये सब मानवीय कारण की श्रेणी में आते हैं। आप भाई अब वनों की कटाई से सोच रहे होंगे आप कि इसमें कौन सा मृदा अपरदन हो रहा है। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो जब हमारी बारिश होती है तो हमारी उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। अब चराई, जब हम चराई से समझ लीजिए कोई चराई कर रहा है, बहुत अधिक कर रहा है, अधिक मात्रा में कर रहा है, तो नदियों के किनारे जब हमारे जो गाय भैंसे होती है वो टहलती रहती है, जब बारिश होती है तो क्या होता है? उनके चलने से हमारी ऊपरी परपटी खुद जाती है भूमि की, तो जब बारिश होती है तो मिट्टियां बहकर नदियों में चली जाती है, तो इससे चराई के कारण भी मृदा अपरदन हो रहा है। तो हमने आपको आज मृदा अपरदन एवं संरक्षण